हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्त, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और इसके अंदर आज हम लोग ना एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। अब चैप्टर कह लीजिए, भाग कह लीजिए, लेसन कह लीजिए, पाठ कह लीजिए, जो आपका दिल का है सो कह लीजिए। चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ना बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो कहते हैं सर ये ना चैप्टर जो है ना बहुत ज्यादा हार्ड है। कुछ बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर ये चैप्टर हमको बहुत आसान लगा। देखिए बाबू, ना कोई चीज हार्ड होता है, ना ही कोई चीज इजी होता है। और मेरे हिसाब से मैं जहां तक सोचता हूँ ना, ये जो चैप्टर है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही इजी है। हार्ड किसको लगता है? जो भाई पढ़ाई नहीं करता है या जो इस पे ध्यान नहीं देता है उसको हार्ड लगता है, और जो इसको अपने बस में कर लेता है, जो इसे मतलब 2-3 बार रिवाइज कर लेता है, उसको अपना मतलब ये इजी लगने लगता है। तो मतलब देखिए, हार्ड तो कोई चीज नहीं होता है। कोई भी चीज जो है ना हार्ड नहीं होता है। यदि आप वो कर लेते हैं ना तो आपको वह चीज इजी लगता है, यदि आप नहीं कर पाते हैं तो यदि वह वही चीज आपके लिए हार्ड लगता है। ठीक है। और आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैश फ्लो स्टेटमेंट मानिए ही मत। कैश फ्लो स्टेटमेंट को आप न समझिए कि एक कैश अकाउंट है, और वास्तव में एक कैश अकाउंट है। हम थोड़ी देर में आपको बता देंगे, आपको दिखा भी देंगे कि कैश अकाउंट कैसे है। लेकिन आज हम जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने से पहले, इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा पीछे चलते हैं, 1 साल पहले 11th क्लास के अकाउंट में चलते हैं, ताकि वहां से जब हम आपको कंसेप्ट पढ़ाएंगे ना, वहां के थोड़ी थोड़ी बातें को समझाऊंगा तो आपका जो है ना एक कैश फ्लो स्टेटमेंट और जो है ना मतलब स्ट्रॉन्ग, मतलब ठीक लगने लगेगा। डायरेक्ट अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाए ना तो आपको लगेगा यार सही में सर बहुत हार्ड है। इसलिए मैं इजी बनाने के लिए 11th क्लास के अकाउंट में ले चलते हैं। तो चलिए, अच्छा 11th का आप बताइए। 11th आप तो 11th क्लास के अकाउंट्स पढ़े हैं ना, और हमसे ही पढ़े हैं, हमको पता है। ठीक है। 11th क्लास का जो अकाउंट होता है वो किस पे बेस होता है, मतलब किस चीज पर बेस होता है? 11th क्लास का जो अकाउंट्स होता है ना वो पूरा का पूरा जो है ना वो सोल प्रोप्राइटरशिप बेस होता है। अब सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जिसमें एक व्यक्ति बिजनेस ओपन करता है और बिजनेस में जो भी होता है ना, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वह एक व्यक्ति ही लेता है, झेलता है। यानी बिजनेस का मालिक एक होता है, उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। अच्छा 11th क्लास में हम जो भी अकाउंटिंग करते थे तो 11th क्लास के अकाउंट्स में हम फाइनल अकाउंट में क्या बनाते थे? फाइनल अकाउंट में क्या बनाते थे बताइए बताइए। एक तो बैलेंस शीट बनाते थे, जिससे ये पता चलता था कि भाई बिजनेस के पास कितना एसेट है और कितना लायबिलिटी है। दूसरा हम बनाते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलता था? ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है कि मतलब कम बिजनेस को कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है कि ग्रॉस लॉस हुआ है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैसे पता चलता है? क्या चीज का पता चलता है? इससे पता चलता है कि बिजनेस को कितना नेट प्रॉफिट हुआ है कि नेट लॉस हुआ है। मतलब प्रॉफिट जानने के लिए हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, और सब काम भी करते थे, अलग अलग अकाउंट्स बनाते थे। बैंक रिकंसिलेशन, जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, ये सब चीज पढ़े है ना। बीआरएस पढ़े हैं, बैंक रिकंसिलेशन पढ़े है ना। भूले तो नहीं है ना? अच्छा, हम अलग अलग अकाउंट्स भी बनाते थे। अब अकाउंट जैसे कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट, ऐसे तमाम अकाउंट्स बनाते थे। अब बनाते भी हैं अकाउंट 11th क्लास अकाउंट में। जो भी बच्चे 11th क्लास में पढ़ते होते हैं अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स क्या होता है? तो किसी भी ट्रांजैक्शन के पार्टिकुलर हेड को अकाउंट कहते हैं। ये सब भूल चुके हैं क्या? भूलना नहीं है बाबू। ठीक है। 11th क्लास में अकाउंट्स किसे कहते हैं? तो किसी भी ट्रांजैक्शन के पार्टिकुलर हेड को ना अकाउंट कहते हैं। और किसी भी अकाउंट को ना हम टी शेप में बनाते हैं। और हर एक अकाउंट का अपना एक नेचर होता है। जैसे हम कैश अकाउंट बनाते हैं तो कैश अकाउंट का नेचर क्या होता है? कैश अकाउंट का नेचर ये एसेट होता है, ये एसेट होता है। और किसी भी अकाउंट को टी शेप में बनाते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट कॉलम लिखते हैं और राइट हैंड साइड में क्रेडिट के अमाउंट को लिखते हैं। तो कैश चूंकि एसेट है, पैसा आएगा तो डेबिट में दिखाएंगे, पैसा जाएगा तो क्रेडिट में दिखाएंगे। मतलब पैसा आया जब जब पैसा रिसिप्ट होता था हम डेबिट में लिखते थे, और जब जब पैसा पेमेंट करते थे हम क्रेडिट साइड में लिखते थे। इतना जनरली करते थे ना कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में क्या करते थे? कैश पैसा आया लिख दिए, रोकड़ा आया केवल रोकड़ा आया रिकॉर्ड कर दिए, पैसा गया पेमेंट साइड में रिकॉर्ड कर दिए। लेकिन थोड़ा सा ना और हम उसमें थोड़ा सा चीज बताते हैं जो उस समय नहीं बताए थे, क्योंकि मतलब रिलेवेंट नहीं था उसमें, रिलेवेंट नहीं था उतना, मतलब सही नहीं था उसमें बताना। और आज जो बताना जरूरी है इसलिए क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के रास्ते पर चल रहे हैं। देखिए 3 तरह के एक्टिविटी होता है। पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अभी क्या होता है थोड़ी देर में समझ जाएंगे।
अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? गतिविधि। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहता है मतलब वह ऐसी एक्टिविटी, अगर मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है कि बिजनेस से रिलेटेड, यानी जिस चीज का कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है उससे उससे रिलेटेड यदि पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर है। यानी बिजनेस को ऑपरेट करने में जो भी पैसा आ रहा है या जो भी पैसा जा रहा है, उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर रखते हैं। उसी तरह इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है? अगर बिजनेस अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब निवेश कर रहा है, तो उससे जो भी पैसा आ रहा है, जो भी पैसा जा रहा है, उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहते हैं। तीसरा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब अगर बिजनेस किसी बैंक से या किसी व्यक्ति से, किसी बैंक से, किसी से भी अगर लोन लेता है और उस पर इंटरेस्ट पे वगैरह करता है, तो ये जो है ना उसका मेन काम से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये जो जाएगा वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा। अगर देखिए जैसे एग्जांपल था, जैसे किशन ने बिजनेस ओपन किया और इसने बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए डाल दिया। और बिजनेस क्या चीज करता है? देन आलू खरीदता है, आलू को मशीन में डालता है, बाहर जो है चिप्स निकलता है और चिप्स बेच के पैसा कमाता है। तो इसने भाई चिप्स सेल किए और उस पर 50,000 रुपए इनको रिसिप्ट हुआ। तो ये भाई इनका मेन काम है, यानी बिजनेस को ऑपरेट करके पैसा आ रहा है। तो हम अगर कैश अकाउंट, वैसे तो जनरली हम लोग कैश अकाउंट बनाते थे और बनाते हैं, लेकिन अगर कैश अकाउंट को 3 कैश अकाउंट बनाए, अगर एगो मतलब पहला कैश अकाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मान लीजिए कैश अकाउंट है, आगे लिख दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर कैश अकाउंट बनाए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और कैश अकाउंट बनाए फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगर 3 कैश अकाउंट बनाए कि बिजनेस से जो भी रिलेटेड होगा हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग मतलब निवेश से यानी इन्वेस्टिंग से जुड़े जो भी पैसा आना, पैसा का आना, पैसा जाना होगा, वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएंगे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी, अगर लोन लेते हैं और उस पर इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं, चूंकि फाइनेंस से रिलेटेड है, तो उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएंगे। तो 3 अकाउंट्स बनाते हैं, लेकिन ऐसे जनरली करते नहीं है। तो जैसे इसने सेल किया और पैसा आया, तो हम लोग सिंपल कैश अकाउंट में क्या करते थे? रिकॉर्ड करते थे कि भाई पैसा आया, रिसिप्ट में रिकॉर्ड कर लो, और सैलरी दे रहा है, सैलरी गिवन टू रमेश, रमेश को सैलरी दे रहा है, तो पेमेंट साइड में रिकॉर्ड कर देते थे। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, मतलब बिजनेस को ऑपरेट करके पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है। भाई सेल किया है, भाई मेरा मेन एक्टिविटी है, मेन गतिविधि है। तो ऑपरेटिंग, अगर हम कैश अकाउंट में अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हैं ना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाते हैं, लेकिन हम जनरली केवल कैश अकाउंट बनाते थे, हम ऐसा नहीं करते थे ना। उसी तरह इसने देखिए, किशन के पास 50,000 रुपये पड़ा था, उसमें से ये मशीन परचेज कर लिया। अब मशीन क्या, इसका मेन काम मशीन परचेज करना नहीं है, इसका मेन काम क्या है? चिप्स बनाने का। मेन काम क्या है? चिप्स बनाने का। मशीन परचेज करने का, मशीन बेचने का तो नहीं है, लेकिन इसने मशीन खरीदा, तो मशीन में इसने 20,000 रुपये क्या किया? इन्वेस्ट किया है। भाई मशीन कितना दिन चलेगा? 5 महीना, 6 महीना? भाई कम से कम अच्छा से मेंटेन कर रखेगा किसान, तो कम से कम 5 साल चलेगा। तो क्या है? एक तरह के पैसा वहां पे इन्वेस्ट कर रहा है। उसी तरह इसने ओल्ड चेयर बेच दिया 10,000 रुपया, तो ओल्ड चेयर बेचा, ओल्ड जब चेयर खरीदा होगा तो चेयर में पैसा इन्वेस्ट किया होगा। फर्नीचर, चेयर मतलब फर्नीचर फिक्चर, फर्नीचर खरीदा है, तो फर्नीचर क्या एसेट है, वो पैसा इन्वेस्ट किया है, तो वहां से पैसा आ रहा है। भाई ओल्ड चेयर बेच के पैसा आ रहा है, इसका मेन काम चेयर बेचना, फर्नीचर बेचना नहीं होता। उसी तरह इसने शेयर परचेज कर लिया, रिलायंस कंपनी का, टाटा कंपनी का, किसी भी कंपनी का शेयर परचेज कर लिया, तो क्या कर रहा है? पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, और उस पर डिविडेंड रिसीव मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव हो रहा है 2,000। तो हम 11th क्लास में अकाउंटिंग करते थे, कैश अकाउंट बनाते थे, तो पैसा आया रिकॉर्ड कर लिया, पैसा गया पेमेंट कर ली। लेकिन अगर हम कैश अकाउंट को 3 कैश अकाउंट बनाए, कैश अकाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश अकाउंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश अकाउंट फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो अलग अलग एक्टिविटी के अंदर दिखाना पड़ेगा। उसी तरह किशन जो है ना 80,000 रुपया जो है ना बैंक से लोन ले लिया, तो इसका मेन काम लोन लेना नहीं है, वो तो मजबूरी में पैसा नहीं था तो इसने लोन करा लिया। तो क्या ये फाइनेंस से जुड़ा हुआ चीज है। तो अगर हम कैश अकाउंट, वैसे तो 11th क्लास में जो अकाउंट बनाते हैं जनरली कैश अकाउंट के अंदर दिखा देते हैं, भाई पैसा आया डेबिट साइड में दिखा दो, और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो भाई पेमेंट जब पैसा जा रहा है तो हम क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं, दिखा देते हैं ना। लेकिन किससे रिलेटेड है? या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, मशीन खरीदना या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, पैसा सेल करके पैसा जो आ रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो हम क्या करते हैं, ये है 3 तरह का एक्टिविटी होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो हम 11th क्लास में नहीं बनाते थे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको समझा दिए। इसलिए समझा दिए, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पासबुक पढ़ेंगे ना, तो वहां पे मतलब अब हमसे आप पूछोगे ना, तो फटाफट, मतलब एक तो पूछोगे नहीं, और आपके दिमाग में धाए धाए आपके दिमाग में जाएगा, मतलब फटक फटक जाएगा, मतलब समझने में देर नहीं होगा। चलिए तो अब चलते हैं
ट्वेल्थ क्लास के अकाउंट्स की तरफ, ठीक है। अच्छा देखिए, ट्वेल्थ क्लास में जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो कंपनी का अकाउंटिंग करते हैं। कंपनी क्या है, तो बिजनेस के बड़े रूप को कंपनी कहते हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनता है, ठीक है। तो कंपनी जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है ना, एक तो बनाती है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाती है, दूसरा बनाती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बनाती है, मैंने दो चीज तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ही बनता है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी जो है ना, एक तो नोट टू अकाउंट बनाती है, तीसरा इसका एक बढ़ जाता है क्या, नोट टू अकाउंट, और चौथा इसका बन जाता है, एक बनाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी एक कैश अकाउंट नहीं बनाती है कंपनी, जो बनाती है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। अभी समझेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। कुछ नहीं होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश अकाउंट की तरह होता है, लेकिन कंपनी है तो कंपनी बिजनेस के 12 रुपए यहाँ पे डिटेल में दिखाना होता है, जो भी चीज दिखाते हैं ना पूरा विस्तार से दिखाते हैं, पूरा मतलब एक होता है अति लघु, एक लघु उत्तरीय, एक होता है दीर्घ उत्तरीय, प्रश्न नहीं होता है, तो पूरा दीर्घ करके बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाती है। अब चलिए हमको क्या पढ़ना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट ही पढ़ना है। स्टेटमेंट का मतलब समझिए ना, ये जन्म कुंडली है। अब इसमें 3 शब्द है, पहला कैश, दूसरा फ्लो और तीसरा स्टेटमेंट। कैश का मतलब यहाँ केवल कैश नहीं लेना है, यहाँ वहां पे कैश अकाउंट बनाते थे तो केवल कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते थे। जैसे अगर बैंक से पैसा लिया है तो बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा, ना कि कैश अकाउंट के अंदर। लेकिन यहाँ पे कैश का मतलब केवल कैश नहीं है, यहाँ कैश का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब क्या, कैश इन हैंड भी कैश है। यहाँ कैश के अंदर क्या क्या आएगा, एक तो कैश इन हैंड, अगर हाथ में पैसा है तो वो भी आएगा। दूसरा कैश एट बैंक, अगर बैंक में पैसा पड़ा हुआ है वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आ जाएगा। तीसरा करेंट इन्वेस्टमेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट में वो करेंट इन्वेस्टमेंट कर रहा है। करेंट इन्वेस्टमेंट में भी वो इन्वेस्टमेंट जो 3 महीना मतलब 90 डेज के अंदर जो है ना, 90 डेज यानी 90 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर फटक से कैश में कन्वर्ट हो जाए, उस वो वाला करेंट एसेट भी आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर। तीसरा मतलब आगे मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी क्या है, अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किए हैं तो वो भी जो है ना, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आएगा भाई। वो भी 1-2 दिन में, ज्यादा 48 घंटे के अंदर जो है ना, उसको भी आप बेच के पैसा निकाल सकते हो। उसके बाद चेक एंड ड्राफ्ट इन हैंड, ये सब क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर आता है। यहाँ पे केवल कैश का मतलब कैश नहीं लेना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लेना है, यानी इतना सारा चीज आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर, केवल इन दिस चैप्टर में, इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। दूसरा है फॉलो, फॉलो का मतलब क्या होता है, एक होता है फॉलो, अनुयायी होता है। जैसे आप किसी को फॉलो करते हो ना, वो होता है फ्लो, वो होता है फॉलो, FOLO, ये है फ्लो। फ्लो मतलब होता है, यहाँ पे फ्लो मतलब परवाह। अब फ्लो में भी, सॉरी, फ्लो को 2 भागों में बांटा गया है। फ्लो मतलब एक तो इनफ्लो और दूसरा आउटफ्लो। इनफ्लो का मतलब अगर पैसा आ रहा है बिजनेस के अंदर तो उसको कहते हैं इनफ्लो, और पैसा जा रहा है तो उसको कहते हैं आउटफ्लो। और स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट का मतलब भैया ये जन्म कुंडली है। और जन्म कुंडली क्या होता है भाई, पूरा डिटेल लिखा होता है कि बबुआ कब पैदा हुआ था, कितना बजे पैदा हुआ था, बबुआ का नाम क्या है, राशि का नाम क्या है, सारा डिटेल लिखा जाता है। जन्म कुंडली में नहीं लिखा जाता है। तो स्टेटमेंट मतलब, स्टेटमेंट क्या है, मतलब एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट को स्टेटमेंट कहते हैं। ये ऐसा पेपर या पेज होता है जिसपे ना कैश का पूरा डिटेल लिखा होता है। जैसे मान लीजिए आपके किसी न किसी बैंक में अकाउंट ओपन होगा, है ना, अकाउंट नहीं है, पिताजी का अकाउंट होगा, पापा का अकाउंट खुला हुआ किसी न किसी बैंक में, आप पापा का पासबुक लीजिएगा और जाइएगा बैंक में, और बैंक वाले भैया से कहिएगा, बैंक भैया आप ना मेरा 1 महीना का, इसका 1 महीना का स्टेटमेंट निकाल दीजिए। तो आप देखिएगा स्टेटमेंट वो छाप को देगा, एक पेपर पर छाप को देगा या पासबुक पे ही छाप देगा। तो देखिएगा उसमें अगर 1 रुपया भी पापा आपके कहीं किसी को पेमेंट किए होंगे, या आपके पापा को कोई 1 रुपया भी दिया होगा ना, 1 रुपया भी दिया होगा ना, तो सारा डिटेल लिखा होगा उसमें कि कब पैसा आया है या कब पैसा गया है, किस डेट को हुआ है काम, कब किस डेट को हुआ है, यूपीआई नंबर क्या है, मतलब एटीएम से पैसा दिए हैं, मतलब फोन पे किए हैं, गूगल पे किए हैं, क्या किए हैं, ट्रांजेक्शन आईडी सब डिटेल में लिखा होता है। उसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है एक स्टेटमेंट, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें यह दिखाया होता है कि कैश कब आया है, कहाँ से आया है, और कब 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 कैश गया है और कितना गया है। अब देख लेते हैं डेफिनेशन कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को हिंदी में कहते हैं नकदी प्रवाह विवरण। कैश फ्लो स्टेटमेंट वह स्टेटमेंट होता है जिसमें यह बताया जाता है कि किसी बिजनेस में पैसा कहाँ से आया और कहाँ खर्च हुआ। कैश अकाउंट में तो यही करते हैं ना, कहाँ से पैसा आया कहाँ गया, ये मतलब वहां पे केवल रिसिप्ट दिखा देते और पेमेंट दिखा देते हैं। यह नहीं दिखा देते कि भाई कहाँ से रुपया आया, किस एक्टिविटी से है, ये दिखाते हैं नहीं दिखाते, केवल रिसिप्ट और पेमेंट को दिखाते हैं। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में यह दिखाते हैं कहाँ से आया और कहाँ खर्च हुआ।
यानी इसमें पूरे साल या महीना में नगद के आना जाने को दिखाते हैं, नगद के आने जाने को दिखाते हैं। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक पेज बनाए थे हम बाबू, कहाँ रख दिए, रुकना बाबू 1 मिनट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को ना, हाँ कहाँ रख दिए यार, 1 मिनट बाबू, अभी यहीं पे था यार। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो है ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 भागों में बांट दिया गया है। भाई एक कैश अकाउंट ही है, समझिए कैश अकाउंट है, लेकिन कैश अकाउंट को यहाँ पर 3 भागों में बांट दिया गया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटी, यानी बिजनेस को ऑपरेट करके, बिजनेस को ऑपरेट करके कितना रुपया आ रहा है, कितना रुपया जा रहा है, इसके अंदर दिखाएंगे, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएंगे। अच्छा, पैसा आने को क्या बोलते हैं, इनफ्लो बोलते हैं। इनफ्लो का मतलब होता है पैसा आना, और आउटफ्लो का मतलब होता है पैसा जाना। उसी तरह अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट के दौरान पैसा, अगर हमने मतलब कंपनी ने अगर पैसा कहीं इन्वेस्ट किया है और उस इन्वेस्टमेंट से अगर पैसा आ रहा है, तो उसको कहाँ दिखाएंगे, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नहीं दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। और तीसरा, अगर कंपनी, चूंकि कंपनी है तो पब्लिक से भी पैसा लेती है, शेयर इशू करती है, डिबेंचर इशू करती है, नहीं करती है, तो पब्लिक से ही पैसा आता है, तो उसका मेन काम पब्लिक से पैसा लेना नहीं है, उसका मेन काम क्या है, मतलब कंपनी का काम है। जैसे मान लीजिए कंपनी है, चिप्स बना रहा है, कोल्ड ड्रिंक बना रहा है, तो उसका मेन काम चिप्स बनाना है, कोल्ड ड्रिंक बनाना है, मेन काम क्या है, लेकिन उसने पैसा की जरूरत था तो उसने फाइनेंस करवाया है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाएगा, वह इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाएगा, वह कहाँ दिखाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएगा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो है 3 भागों में बांट दिया गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए, पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, तो व्यापार से जुड़ी नकदी को, नकदी होना चाहिए बाबू, व्यापार से जुड़ी नकदी को दिखाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पैसा आना को इनफ्लो बोलते हैं, पैसा जाना को आउटफ्लो बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कब का पैसा आ सकता है, कब का पैसा जा सकता है, ये देखिए। अगर हम कैश में सेल करते हैं, मतलब जिस चीज का व्यापार करते हैं, जिस चीज का कंपनी जो है जिस चीज का काम करता है, अगर उसको बेच कर पैसा आ रहा है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा, इनफ्लो के अंदर। उसी तरह अगर कैश डेटर से कैश रिसीव हुआ, कैश रिसीव फ्रॉम कमीशन एंड फी, कमीशन मिल गया, फी मिल गया, तो ये मेन काम से पैसा है, मेन काम से पैसा आ रहा है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएंगे। उसी तरह पैसा कैसे जा सकता है, तो अगर हम कैश परचेज किए हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर को दिया, क्रेडिटर को पेमेंट दिया, सैलरी पेड, रेंट पेड, इनकम टैक्स पेड, ये मेन काम से जुड़ा है। अगर काम ही नहीं करेंगे तो परचेज नहीं करेंगे, क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, सैलरी नहीं देना पड़ेगा, तो ये मेन काम से जुड़ा है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएंगे। दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो संपत्ति या निवेश से जुड़ी नकदी को दिखाते हैं, मतलब नकदी होना चाहिए बाबू। कैश अकाउंट में भी नकदी है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर क्या क्या आएगा, क्या क्या जाएगा, मतलब क्या क्या दिखाएंगे, तो संपत्ति या निवेश से जुड़ी चीजों को दिखाएंगे। तो क्या, अगर इनफ्लो के अंदर, अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर पैसा किस मोड में आ सकता है, मतलब कब कब इनफ्लो, कब कब हो सकता है, अगर हम सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर फिक्स एसेट पड़ा है उसको बेच दिए, तो मेरा मेन काम फिक्स एसेट बेचना नहीं है, मेन काम क्या है, चिप्स बनाना है, कोल्ड ड्रिंक बनाना है, लेकिन चिप्स एसेट बेच दिए, तो कहीं ना कहीं हम पैसा कभी कभी इन्वेस्ट किए, तो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट किया और उसको बेच दिया, तो पैसा आ रहा है, तो सेल ऑफ फिक्स एसेट क्या है, कैश इनफ्लो हो जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। उसी तरह सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, मतलब एक रूम पड़ा था उसको मैंने रूम रेंट पर चढ़ा दिया, बिजनेस के अंदर एक रूम, कंपनी के अंदर एक रूम खाली था उसको मैंने रेंट पर चढ़ा दिया, तो रेंट से पैसा आ रहा है ना, तो मेरा मेन काम तो रेंट पे चढ़ाना नहीं है, रेंटल इनकम नहीं है, लेकिन पैसा आ रहा है, इन्वेस्ट किए हैं, तो वह क्या हो गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, कैश इनफ्लो के अंदर चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह आउटफ्लो के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो अगर हम परचेज ऑफ फिक्स एसेट, अगर फिक्स एसेट को परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं, शेयर डिबेंचर को परचेज करते हैं, तो ये सब इन्वेस्ट कर पैसा, कहीं ना कहीं कंपनी जो पैसा इन्वेस्ट कर रही है और इसमें पैसा जा रहा है, तो जाने की क्रिया को क्या कहते हैं, आउटफ्लो बोलते हैं। उसी तरह फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या दिखाएंगे, तो पूंजी या लोन से जुड़ी नकदी को दिखाते हैं, कैपिटल और लोन से जुड़ी नकदी को, यानी कैश को दिखाते हैं। अब इनफ्लो के अंदर क्या हो सकता है, इश्यू ऑफ शेयर इन कैश, अगर हम शेयर इशू किए हैं और उससे पैसा लिए हैं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएंगे, और क्या, तो एक कैश आ रहा है। इशू ऑफ डिबेंचर, अगर डिबेंचर इशू किए हैं,
तो कैश इनफ्लो हो रहा है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएंगे। उसी तरह आउटफ्लो में रीपेमेंट ऑफ लोन, लोन का रीपेमेंट कर दिया, रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर, अगर रिडम्पशन, रिडम मतलब क्या हुआ, रिडीम का मतलब पेमेंट कर देना, अगर हम शेयर प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट कर दिया, डिबेंचर जिससे लिए थे, लोन लिए थे, उसको हम पेमेंट कर दिए, तो आउटफ्लो के अंदर दिखाएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। जैसे लोन लिए हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हुआ है, इनकम इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक, अगर बैंक का बैलेंस बढ़ा है कैसे, ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट से, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएंगे इनफ्लो के अंदर, इनफ्लो में, ठीक है। इनफ्लो मतलब पैसा आ रहा है प्लस करेंगे, और पैसा जा रहा है तो उसे माइनस में दिखा देंगे बस। जैसे बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर को बाय बैक कर दिए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेमेंट किए, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पे कर दे, लोन लिए हैं तो भाई इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, तो कहाँ दिखाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएंगे। प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर, प्रीमियम पेड, अगर प्रीमियम का प्रीमियम पेड किए हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर, डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट में कैश करें, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट अगर डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब पेमेंट कर रहे हैं, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएंगे। और माइनस में, आउटफ्लो का मतलब क्या, माइनस। जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट आपको दिखाते हैं, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में क्या होता है, बैलेंस शीट में एक लायबिलिटी साइड होता है, एक एसेट साइड होता है। तो एसेट साइड में क्या होता है, पहले हम नॉन करेंट एसेट लिखते हैं जिसके अंदर टेंजेबल इंटेंजेबल आता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और तीसरा करेंट एसेट, ठीक है। तो नॉन करेंट एसेट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी चीज होगा ना, वो क्या है, वह हम कहीं ना कहीं वह इन्वेस्ट मतलब पैसा आ रहा है जा रहा है, अगर नॉन करेंट एसेट खरीद रहे हैं या नॉन करेंट एसेट को बेच रहे हैं, उसी तरह इन्वेस्टमेंट को परचेज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं, तो क्या यह इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, तो इसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाते हैं, ठीक है। अगर कैपिटल और लॉन्ग टर्म या नॉन करेंट लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, नॉन करेंट लायबिलिटी है, और कैपिटल है, तो ये कहाँ किससे जुड़ा है, यह फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जुड़ा है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी को दिखाते हैं, यानी कैपिटल को और नॉन करेंट लायबिलिटी को, जिसे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कहते हैं, इसको कहाँ दिखाएंगे, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएंगे। बाकी जितना भी बच गया ना, बाकी जितना भी बच गया ट्रांजेक्शन, उस सभी ट्रांजेक्शन को ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर दिखाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया ना। अच्छा, बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन है जो मतलब जिससे ना पैसा, मतलब ट्रांजेक्शन तो होता है लेकिन उससे ना पैसा इनफ्लो होता है, ना पैसा का आना होता है, ना ही पैसा को जाना होता है, तो वह जो है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नहीं आएगा। एक बार सुनिए, बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन है, मतलब ट्रांजेक्शन तो करते हैं लेकिन उससे पैसा, मतलब अगर पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर दिखाएंगे, लेकिन बहुत से ऐसे तमाम ट्रांजेक्शन है जिससे ना पैसा आता है ना पैसा जाता है, तो उसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नहीं दिखाएंगे। तब देख लीजिए, ट्रांजेक्शन हैविंग नो इफेक्ट ऑन कैश फ्लो, मतलब कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई इफेक्ट असर नहीं डालता है, मतलब कैश फ्लो का मतलब नो इनफ्लो और ना आउटफ्लो, ना पैसा आ रहा है ना पैसा जाएगा। क्या क्या ट्रांजेक्शन है, तो पहला कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, अगर हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या है भाई, कैश हमारे हाथ में एक हाथ में कैश है और दूसरे हाथ में बैंक है, तो कैश उठाकर बैंक में डाल दिए, तो भैया क्या उससे इफेक्ट पड़ रहा है, क्या एक चीज बढ़ गया एक चीज घट गया, असर तो कोई नहीं पड़ा भाई, बैंक में पैसा हो या कैश में पैसा हो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पड़ा है ना, कैश में पैसा हो या बैंक में पैसा, बात तो एक ही हुआ। इससे कोई मतलब बिजनेस के अंदर ना पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है, मतलब एक जगह से उठा के, एक तिजोरी से उठा कर दूसरे तिजोरी में डाल दिए, मतलब एक जेब से उठा कर दूसरे जेब में डाल दिया, बस खत्म कहानी। उसी तरह कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो इससे भी ना इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन, भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर केवल कैश ट्रांजेक्शन को दिखाते हैं। ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब अगर उधार में कोई भी अगर मशीनें खरीद लिए, गुड्स से खरीद लिए, और गुड्स बेच भी दिया, अगर मशीन ही बेच दिया, सेट ही बेच दिया अपना, उधार में बेचे तो उससे ना कैश इनफ्लो हो रहा है ना कैश का आना हो रहा है ना कैश के जाना हो रहा है, तो ये सब ट्रांजेक्शन जो है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर नहीं आता है। और परचेज ऑफ मशीन मार्केटेबल सिक्योरिटी, अगर मार्केटेबल सिक्योरिटी परचेज करते हैं तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, इश्यू ऑफ शेयर डिबेंचर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, मतलब हमने कोई एसेट खरीदा और उसके बदले में हमने शेयर इशू कर दिए, पैसा नहीं दिए, तो पैसा न आ रहा है ना जा रहा है इसमें। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर, और डिबेंचर को हमने शेयर में ट्रांसफर कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो इससे कोई ना इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है। इशू ऑफ बोनस है फ्री में शेयर दे दिए। राइटिंग ऑफ बैड डेट्स, अगेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, यानी पैसा डूबा है लेकिन उससे जो है ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से एडजस्ट कर लिए, तो ना इससे पैसा आ रहा है ना पैसा जा रहा है।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व, अगर प्रॉफिट को हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं तो इससे भी पैसा ना आना हो रहा है ना पैसा का जाना हो रहा है। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट, एमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, अब डेप्रिसिएशन लगाते हैं एसेट पे तो क्या इससे पैसा कमी होता है क्या, पैसा जाता है क्या, एसेट का काम भाव, एसेट का वैल्यू कम हो जाता है। इससे कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे ना इनफ्लो हो रहा है ना ही आउटफ्लो हो रहा है। राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट अप करते हैं तो इससे भी कोई ना इनफ्लो होता है ना आउटफ्लो होता है। ये सभी जो है ना नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट में सीधे नहीं दिखाए जाते हैं लेकिन नोट्स या सेपरेट डिस्क्लोजर में जरूर दिखाए जाते हैं। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर करते हैं क्या। देखिए सिंपल बताएं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना एक स्टेटमेंट होता है जिसमें यह दिखाते हैं कैसे पैसा आया है, कब का पैसा आया है और कब का पैसा गया है और किस मोड में आया है। यानी कैश एंड और यहाँ पे कैश फ्लो मतलब यहाँ एक कैश अकाउंट की तरह ही है लेकिन यहाँ पे ना कैश अकाउंट को डिटेल में बनाते हैं, पूरा स्टेटमेंट की तरह बनाते हैं, पूरा स्टेटमेंट की तरह बनाते हैं और इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 भागों में बांट देते हैं। कौन-कौन से, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कल जो है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट का हम पूरा बढ़िया सा फॉर्मेट बनाएंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनाते कैसे हैं। बाकी हम लोग धीरे-धीरे तो चल ही रहे हैं, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना तो समझ में आया ना। चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं, बाय, टाटा।